सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आवाज की रफ्तार से तेज कुछ भी नहीं था। फिर एक आविष्कार हुआ, भाप की शक्ति, और इसने समय और दूरी के हर नियम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम उसी औद्योगिक क्रांति की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। जी हाँ, हमारी आज की कहानी का पूरा फोकस यही है। कैसे एक साधारण सा दिखने वाला भाप का इंजन वो अकेली चिंगारी बना जिसने 1750 से 1900 के बीच पूरी दुनिया की तस्वीर ही बदल दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी चिंगारी से। भाप इंजन ये महज लोहे और कोयले का ढेर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो धड़कता हुआ दिल था जिसने औद्योगिक क्रांति की रग-रग में जान फूंक दी थी। तो आखिर ये औद्योगिक क्रांति थी क्या? ये करीब 150 साल तक चलने वाला एक ऐसा तूफान था जहां एक के बाद एक तकनीकी आविष्कारों ने समाज को, उद्योगों को और हमारे जीने के तौर तरीकों को मतलब जड़ से ही बदल डाला। तो भाप की इस नई नई शक्ति ने सबसे पहला हमला कहाँ किया? दूरी पर। इसने जमीन हो या समंदर, दोनों पर इंसान की रफ्तार की जो सीमाएं थीं उन्हें तोड़कर रख दिया। मतलब इससे पहले ऐसा कुछ मुमकिन ही नहीं था। भाप के इंजन और लोहे की पटरियों के इस मेल ने दुनिया को पहली बार रफ्तार और भरोसे का असली मतलब समझाया। हजारों किलोमीटर का सफर अब बस कुछ ही दिनों में सिमट कर रह गया था। और ये सब हुआ जॉर्ज स्टीफनसन की वजह से। जरा उनकी कामयाबी की रफ्तार देखिए। 1825 में दुनिया की पहली पब्लिक रेलवे चली और सिर्फ 5 साल के अंदर 1830 तक ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं बल्कि एक रेगुलर पैसेंजर सर्विस बन चुकी थी। ये उस जमाने की अविश्वसनीय रफ्तार का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये सिर्फ पटरियां और इंजन नहीं थे। अरे नहीं, रेलवे तो उस औद्योगिक समाज की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी बन गया। यही तो था जो खदानों से कोयला उठाकर कारखानों तक और फिर कारखानों से बना हुआ माल सीधा बंदरगाहों तक पहुंचाता था। लेकिन एक सवाल है, क्या भाप की ये कामयाबी पटरियों से उतरकर सड़कों पर भी आ पाई? कोशिशें तो हुई पर नतीजा कुछ खास नहीं निकला। वजह साफ थी, उस जमाने की कच्ची सड़कें इन भारी भरकम इंजनों का वजन नहीं झेल सकती थीं, तो इनका इस्तेमाल ज्यादातर खेतों या फिर भारी सामान ढोने तक ही सिमट कर रह गया। जमीन पर दूरी को तो जीत लिया था, अब बारी थी समंदर की। भाप की शक्ति ने अब समंदर की लहरों को चुनौती दी। हवा के भरोसे चलने वाले जहाजों का जमाना अब खत्म हो रहा था। और इस बदलाव के पीछे थे आई.के. ब्रूनल जैसे जीनियस। उनका बनाया हर जहाज अपने आप में एक मील का पत्थर था। जैसे ग्रेट वेस्टर्न ने अटलांटिक पार करने का वक्त घटा दिया, ग्रेट ब्रिटेन लोहे के मजबूत ढांचे और स्क्रू प्रोपेलर के साथ आया, और ग्रेट ईस्टर्न वो तो अपने समय का सबसे विशाल जहाज था। इन सब ने मिलकर समुद्री सफर को न सिर्फ तेज बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बना दिया। तो देखिए, दुनिया तेजी से छोटी हो रही थी, ये तो सच है, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। कोई भी हफ्तों में पूरा महाद्वीप तो पार कर सकता था, लेकिन उसका भेजा हुआ संदेश वो अभी भी पुराने जहाजों की ही रफ्तार से चलता था। और इसी फासले ने एक नई क्रांति को जन्म दिया। और बस यहीं से शुरू हुई संचार क्रांति। लोगों को ये बात समझ में आई कि जिन लोहे की पटरियों और खंभों ने पूरे देश को जोड़ा है, उन्हीं का इस्तेमाल जानकारी को बिजली की रफ्तार से भेजने के लिए भी तो किया जा सकता है। ये टाइमलाइन उस जबरदस्त छलांग को दिखाती है। सोचिए, 1837 में टेलीग्राफ के तारों ने पहली बार संदेशों को मीलों दूर तुरंत पहुंचाया। फिर मोर्स कोड ने इसे और भी आसान बना दिया। 1876 में बेल के टेलीफोन ने तो इंसानी आवाज को ही तारों के जरिए भेज दिया। और 1901 आते आते मार्कोनी ने तो बिना तारों के ही अटलांटिक के पार संदेश भेजकर कमाल ही कर दिया। कुछ ही दशकों के अंदर हफ्तों की दूरी अब सेकंडों में तय हो रही थी। और सिर्फ यही नहीं, भाप की शक्ति सिर्फ इंसानों और सामान को ही नहीं बल्कि विचारों को भी रफ्तार दे रही थी। भाप से चलने वाली बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस ने ज्ञान को कुछ लोगों तक सीमित रखने की सारी बेड़ियां तोड़ दी। अब अखबार और किताबें हजारों लाखों की संख्या में छप रही थी और जानकारी आम लोगों तक पहुंच रही थी। अभी तक हमने मशीनों की बात की है ना, लेकिन असल में जो सबसे बड़ी क्रांति हो रही थी वो लोहे की मशीनों में नहीं बल्कि इंसान की सोच में आ रही थी। आविष्कार करने का पूरा तरीका ही बदल रहा था। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले आविष्कार क्या था? वो एक कारीगर का हुनर था जो अंदाजे और अनुभव पर चलता था। लेकिन अब आविष्कार एक विज्ञान बन रहा था। ये वैज्ञानिक सिद्धांतों, सिस्टमैटिक रिसर्च और इंजीनियरिंग पर आधारित था। और सही मायनों में
यहीं से आधुनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D की नींव पड़ी। और इस नई सोच को सहारा देने के लिए समाज ने भी नए नए स्तंभ खड़े किए। आविष्कारों को सुरक्षित रखने के लिए पेटेंट सिस्टम मजबूत हुआ, स्किल्ड इंजीनियर्स तैयार करने के लिए टेक्निकल कॉलेज और संस्थान बने, और इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए प्रोफेशनल संगठन बनाए गए ताकि ज्ञान को बांटा जा सके और आगे बढ़ाया जा सके। तो सवाल ये है कि भाप की ये विरासत हमें आखिर कहाँ ले गई? सीधी सी बात है, इसने उस मजबूत नींव को तैयार किया जिस पर 20वीं सदी के सभी तकनीकी चमत्कारों की शानदार इमारत खड़ी हुई। ये समझना बहुत जरूरी है, कारें, हवाई जहाज या फिर आसमान छूती इमारतें, ये सब अचानक से नहीं आ गए थे। ये सब उसी औद्योगिक और वैज्ञानिक सोच का सीधा नतीजा थे जिसकी चिंगारी भाप के इंजन ने लगाई थी। और इंजन का ये सफर यही नहीं रुका। भाप के इंजन ने तो बस रास्ता दिखाया था, उसके बाद आया इंटरनल कंबशन इंजन जिसने कारों को दौड़ाया, और फिर आया जेट इंजन जिसने हमें आसमान की सैर कराई। हर अगला इंजन पिछले वाले से ज्यादा शक्तिशाली और बेहतर था। और फिर 2 विश्व युद्धों की आग ने इस तरक्की को और भी तेज रफ्तार दे दी। टेक्नोलॉजी एक ऐसा ताकतवर हथियार बन गई जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, और ये पूरी तरह साफ हो गया कि अब आधुनिक समाज की असली शक्ति टेक्नोलॉजी ही है। और आज हम एक बार फिर शायद वैसे ही एक मोड़ पर खड़े हैं। जिस तरह भाप के इंजन ने अपनी सदी को पूरी तरह बदल दिया था, क्या आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी तकनीकें हमारे भविष्य को उसी तरह बदल रही हैं? हम इतिहास के किस नए अध्याय को लिख रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।